वेलकम बैक वंस अगेन टू जी पैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनको हम कलेक्टिवली थेरेपेटिक एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो उनमें से 4 टॉपिक जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं उसमें से पहला है रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, सेकंड एक्सपेक्टोरेंट, थर्ड एमिटिक्स एंड फोर्थ एस्ट्रिंजेंट। होपफुली ये बहुत ही छोटे टॉपिक हैं और वीडियो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के साथ। तो जैसा कि तुम्हें बताया था कि सारे के सारे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये हम एक ही बार में चारों टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की। अपने नाम की तरह ही ये बताता है कि मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता हूं, अर्थात ये है कि ये इंक्रीज करता है पल्मोनरी वेंटिलेशन को। कैसे इंक्रीज करता है इसको? तो स्टिमुलेट करता है रिस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला, जिसके कारण हम पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो इस वजह से ये यूज किए जाते हैं। अब इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है अपने पास अमोनियम कार्बोनेट हो जाता है। उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है NH42CO3 NH4 ट्वाइस CO3। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस सॉल्ट के बारे में कि इसके यूजेस तो अपने हैं, यूजेस तो एज अ रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें ट्रांसलूसेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, इसके अलावा और कहीं मैंने ये कुछ लिखा नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, ये एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, 2 जगह ग्रीन कलर से मैंने लिखा हुआ है। ये इनके सेकेंड नेम है। ह्यूमंस में निक नेम होता है, वैसे ही इन सॉल्ट के अदर नेम्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो साल वोलेटाइल, प्रेस्टन सॉल्ट, बेकर्स अमोनिया, ये NH3 है यहाँ पे मैंने, चलिए इसको मैं आपके लिए सही कर देता हूँ। इसको बेकर्स अमोनिया कहते हैं, बेकर्स अमोनिया, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड। एंड अमोनियम सेस्क्यू कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमारा जो रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या है कि ये हमारे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो भी म्यूकस है, यदि वो विस्कस हो गया है तो उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करके सप्टम को बाहर निकालता है। ये क्या करता है, तो इसको अंग्रेजी में समझेंगे तो प्रमोट इजेक्शन ऑफ म्यूकस फ्रॉम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसकी डिक्रीज होगी? तो सप्टम की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, SPUTUM, सप्टम इसी को कहते हैं। ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है किसे? तो विस्केड सिक्रीशंस, विस्केड मतलब हाईली विस्कस सिक्रीशंस इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये कैसे इसको एलिमिनेट करता है, तो वो हम देखते हैं कि ये कैसे क्या करता है कि हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको इरिटेट करता है, जिसके कारण हम इस सेक्रीशन होता है गैस्ट्रिन्स का, और मतलब गैस्ट्रिक एलिमेंट्स का, जिसके कारण जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो विस्कस फ्लूइड है वो धीरे धीरे उसके वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण उसकी विस्कोसिटी कम होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि यदि आप किसी विस्कस सब्सटेंस के अंदर यदि आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, सेम विस्कस जो कि उस चीज का वॉल्यूम बढ़ाए जो कि सेम विस्कोसिटी ना रखता हो, उससे कम विस्कोसिटी रखता हो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद उसकी विस्कोसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी ओवरऑल सॉल्यूशन की। इसके बाद अपन जो इसके एग्जांपल है उस पर ध्यान देते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। देखिए इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हुई हैं, इसको भी आप लिख लीजिए, हो सकता है ऐसे सवाल बनकर आ जाए। अब देखिए क्या करता है, ट्रीट यूटीआईज एंड माइल्ड एसिडोसिस। अगर एसिडोसिस वगैरह है तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टोरेंट इज यूज्ड इन माइल्ड एसिडोसिस? आपके पास आंसर है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इट इंक्रीज द डायरेटिक इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरियल डायरेटिक्स। मर्क्यूरियल डायरेटिक्स एक क्लास है डायरेटिक्स की। तो ये जब मर्क्यूरियल डायरेटिक्स हम जब देते हैं तो उसके साथ साथ अगर अमोनियम क्लोराइड भी हम देते हैं तो ये सिनर्जिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब मर्क्यूरियल डायरेटिक्स की इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से इन कफ सिरप तो एक्सपेक्टोरेंट है तो कफ सिरप में यूज होगा ही। एंड दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द हेपेटिक और रेनल इंपेयरमेंट। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को रेनल और हिपेटिक प्रॉब्लम है तो उसके साथ अमोनियम क्लोराइड उसे नहीं देना है। अनदर एग्जांपल इज पोटेशियम क्लोराइड, ये होता है KCl, नो प्रॉब्लम। ये क्या करता है, इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अगर हम ध्यान दें तो हमने बताया कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सप्टम को निकालता है, तो कैसे इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जबकि हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड है वो ब्रोंकियल सेक्रेशन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर जो इसका मैकेनिज्म है कि किस चीज के द्वारा ये चलता है वो हमें पता चल गया है। एंड पोटेशियम क्लोराइड इज ऑल्सो यूज इन प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल गोइटर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। क्या होता है कि सिंपल गोइटर की जब ट्रीटमेंट होती है तो हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड का यूज करते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड का यूज करते हैं। तो हम बेसिकली क्या दे रहे होंगे, आयोडीन दे रहे होंगे, आयोडीन एज अ रेडियो न्यूक्लियोटाइड I-131 या फिर I-125 दे रहे होंगे। तो उससे पहले अगर हमारे थायराइड को हमें पूरी तरीके से तबाह नहीं करना है, मतलब उसको ज्यादा इरिटेट नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम पोटेशियम क्लोराइड उसके साथ साथ दे देते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस लिम्फेटिक, मिस कर गया यार एक वर्ड,
ये मेरे को ध्यान से वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, मुझे याद है, इन ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस लिम्फेटिक एंड स्पोरोक्यूटियोसिस। ये क्या होता है, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ ट्रीट किया जा सकता है, तो इसी वजह से उसको इन ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस लिम्फेटिक स्पोरोक्यूटियोसिस का में यूज करते हैं। इसके बाद अपन एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है C4H4KO7SB। तो ये क्या होता है, हमारा एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, ये हमारा ट्रीटमेंट में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, लेशमैनियासिस एंड स्कीटोसोमियासिस में। तो ये इसके जो दो इंपॉर्टेंट और नेम है, टार्टरर इमेटिक एंड टार्ट्रेटेड एंटीमनी। अब देखिए इमेटिक लिखा हुआ है, तो ये इमेटिक के तौर पे भी काम करता है, तो ये एग्जांपल आपको एमेटिक्स में भी जरूर मिलेगा, तो उसके बारे में आपने यहाँ पढ़ लिया, तो वहाँ पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से आपका एक्सपेक्टोरेंट भी खत्म हो जाता है। एक्सपेक्टोरेंट के बाद अब अपन एमेटिक्स की बात करते हैं। अब एमेटिक्स में क्या है कि ये फोर्स एमिसिस होता है। फोर्स एमिसिस मतलब वॉमिट करवाना। अब वॉमिट करवाना होता है तो कैसे होगा, ओरल कैविटी से वॉमिट होगा। डज फोर्स एमिसिस वाया ओरल कैविटी यूज टू ब्रिंग वॉमिट इन द पॉइजन केसेस। अब अगर पॉइजनिंग केस है तो हमें उसमें वॉमिट वगैरह करवाना होता है, ताकि पॉइजन का जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर से एटलीस्ट जितना ज़्यादा बाहर हो सके उतना ज़्यादा उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस कारण हम एमिटिक्स वगैरह देते हैं। अब एमिटिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको CuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 याद रखिएगा, ZnSO4 एंटी एमिटिक है, मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ आपसे मिस्टेक ना हो, यहाँ लिखा हुआ है एंटी एमिटिक है। और एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, यदि आपको वॉमिट्स वगैरह रोकना है तो ZnSO4 के कैप्सूल्स वगैरह आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। खैर, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। अब देखिए कि क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो मेडुला होता है, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर मान लीजिए, सपोज करिए कि ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है और यहाँ पे ये 2-3 एंट्रेंस के पॉइंट है। अब इसके अंदर ही आपका हाइपोथैलेमस वगैरह जो भी है, ये मेडुला वगैरह है, ये जो भी है, ये मेडुला वगैरह आप सेंटर्स वगैरह मान लीजिए। अब ये आप मान लीजिए कि वो सेंटर है जहां से वॉमिट वगैरह होता है, मेडुला के अंदर ही होता है। तो ये हमारा जो सेंटर है उसके अंदर हमारा D2 करके हमारे रिसेप्टर होते हैं। यदि ये D2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए किसी तरीके से, एक्टिवेट तो होंगे ही किसी तरीके से, क्या तो यदि ये जो D2 रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गए तो हम एमिसिस करते हैं, मतलब वॉमिट वगैरह करते हैं। इसी वजह से एंटी एमिटिक क्या होते हैं, एंटी एमिटिक D2 ब्लॉकर्स होते हैं। ऐसे कई सारे ड्रग्स हैं जो कि D2 को ब्लॉक करते हैं ताकि आप वॉमिट वगैरह ना कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप एमिटिक के साथ जरूर जोड़ कर चलिएगा कि D2 ब्लॉकर जो होते हैं हमारे साइट पे, वो अगर ब्लॉक हो जाए तो वॉमिट नहीं होगा, और यदि वो एक्टिवेट हो जाए उनके रिसेप्टर पे तो फिर वॉमिटिंग होगी। ठीक, इसके बाद अपन एस्ट्रिंजेंट पे आ जाते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है। अब एस्ट्रिंजेंट क्या होता है कि ये सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है और हम इसे लोकली या टॉपिकली लगाते हैं। तो कंपाउंड दैट शो सरफेस प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एक्शन व्हेन अप्लाइड लोकली या फिर टॉपिकली। टॉपिकल सरफेस पे यदि लगाएंगे, देखिए आपको बताया मैंने कि सरफेस प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एक्शन होता है। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल अपना आ जाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4.7H2O। अब एस्ट्रिंजेंट इन सॉल्यूशन इन पाउडर फॉर्म। अब जिंक सल्फेट क्या है कि एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है इन बोथ, आइदर इन सॉल्यूशन और इन पाउडर फॉर्म। यदि जो 0.25% का सॉल्यूशन बना दे तो हम उसे ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट का नाम देते हैं, जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया में काम आता है, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। और फाइनली मैंने आपको एंटीएमिटिक वाला पॉइंट तो बताया ही था, अगर आप इंटरनली इसको यूज कर रहे हैं तो ये, क्योंकि टॉपिकली मैंने बताया टॉपिकली एज एन एस्ट्रिंजेंट है, लेकिन अगर आप इसे इंटरनली यूज कर रहे हैं तो ये एंटीएमिटिक या फिर अंदर के जो वुंड्स वगैरह हो रखे हैं उनको हील करने में काम आता है। उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट आ जाता है एल्म। एल्म क्या होता है, एल्म दो टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने के है, ये के यदि के हो तो ये पोटैश एल्म है, और यही के की जगह NH4 हो तो ये अमोनिया एल्म है। फिर इसे क्या है कि एल्म क्या होता है, हमारा टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट होता है, स्टिप्टिक एक्शन हमारा दिखाता है ना, ऑल्सो यूज्ड एज ए डस्टिंग पाउडर। अब यहाँ पे टर्म स्टिप्टिक आ गया, इसको आपको कैसे समझना है कि ये क्या करते हैं कि जो कोगुलेशन होता है, जहां पे भी लीकेज वगैरह होती है ब्लड से, तो ये लीकेज वगैरह की जगह पे हमारा स्टिप्टिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। स्टिप्टिक एक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी वहां पे प्रोटीन है उनको कोगुलेट कर देंगे, और कोगुलेशन के कारण हमें स्टिप्टिक एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और एक्शन होता है प्रेसिपिटेंट एक्शन,
ये क्या करता है, रेट ऑफ प्रेस्पिरेशन को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण हम उसे यूज करते हैं। ये दो तरीके होते हैं, इसके अलावा मिसलेनियस भी होता है, खैर उसको उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या देना है कि एल्म का क्या होता है, स्टिप्टिक एक्शन एंड ऑल्सो यूज एज डस्टिंग पाउडर, और इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो माउथ वॉशेज या गार्गल के फॉर्म में यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज्ड ऑन सुपरफिशियल एब्रेशंस एंड कट, मतलब यदि जो यहाँ कट्स वगैरह लग जाए या फिर ये हिस्सा छिल जाए तो वहां पे भी हम एल्म को लगा सकते हैं ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना आए। तो ये थे आपका एस्ट्रिंजेंट्स, एमेटिक्स, रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो ये आपके 4 टॉपिक इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट होते हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए थेरेपेटिक एजेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिलती है तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।